जैसे अभी कहा, दो बातें आपकी मेरे समझ में आई। एक तो ये कि संविधान से भले ही देश चलता है, लेकिन जो हमारा थिंक लेवल है वो अभी उसी सिस्टम में है जिस सिस्टम से निकलने के लिए संविधान की रचना की गई थी, है ना। जिस सिस्टम से त्रस्त होकर के ऊपर उठने के लिए संविधान किया गया। अभी संविधान व्यवहारिक रूप से समाज में इम्प्लीमेंट होने में टाइम है, वो अभी नहीं हुआ है। दूसरा, ये जो जातीय या पितृसत्तात्मक सोच थी सिस्टम में, वो सोच आज महिलाओं के व्यवहार में इतनी बुरी तरीके से मतलब कुशलता पूर्वक फिट कर दी गई है कि उनको लगता है कि जो वो जिन परंपराओं में उनकी बुजुर्ग दादियाँ परदादियाँ जी हैं और उनकी हड्डियाँ भले ही टूट गई उस सिस्टम को ढोते ढोते, उन्हें ये भी पता है कि इस सिस्टम में हमारी भी हड्डियाँ एक दिन कमजोर पड़ेंगी और चटक जाएंगी, लेकिन फिर भी उस सिस्टम का बोझ कंधों पर लेकर वो बड़ी मजबूती से उसको चलाती है। क्योंकि उनको लगता है कि जैसे सास भी कभी बहू थी, एक नाटक भी चला था, आज वो पूरे देश में नाटक कर रही है महिला जो नाटक में थी। तो उसने कहा कि मेरी सास ने मुझे सताया तो अब ये हक मैंने पाया है, मैं क्यों नहीं सताऊं। यानी उसको सिस्टम में जो पीछे मिला वो सिस्टम आगे बड़ी मजबूती के साथ बना कर रखना चाहती है, क्योंकि उसे बाहर किसी ना तो समाज से जुड़ने दिया, ना राजनीति से जुड़ने दिया, ना बाजार यानी कि आर्थिक रूप से जुड़ने दिया, ना ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों के साथ सोच डेवलप करने में जुड़ने दिया। तो उसकी सोच उन चार दीवारियों की पायदान तक है और वो उसको अपना साम्राज्य समझती है। ये मेरा साम्राज्य है, पोता होना ही चाहिए, लड़की हुई तो ये अशुभ होगा, बहू को सर ढक के रहना ही चाहिए, बहू चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो उसे अपने आदमी के सामने बोलना नहीं चाहिए, वो अगर सही बात भी कह रही है तो चुप हो जाओ, तुम्हें सोचने का हक नहीं है। पुरुष हैं तो घर में वो सब सोच लेंगे, तुम्हें क्या दो रोटी मिलेगी, आपका काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है। तो सोच पर पहले से पर्दे और पहरे लगाए जाते हैं। यही कारण है कि अभी तक हम महिलाओं में जो काम कर रहे हैं उसमें हमारी ज़्यादा मेहनत लग रही है। आपको, मुझे, हम सही बहुत सारी महिलाएं आज कर रही हैं, तो इसलिए धीरे धीरे चल रहा है प्रोसेस। पर जैसे अम्बेडकरवाद को दबाया गया और मनुवाद को उछाल कर पूरी तरीके से प्रायोजित तरीके से लोगों के दिमाग पर हावी किया जाता है। अगर 10 साल केवल सरकारें, केवल 10 साल जिस तरह से टीवी पर, चैनल पर, न्यूज़ पर, एंकरिंग और अखबारों में और गली मोहल्ले प्रचारकों के माध्यम से मनुवाद को पहुंचाया जा रहा है, अगर 10 साल अम्बेडकरवाद को पहुंचा दिया जाए बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि इस भारत को दोबारा हम सोने की चिड़िया बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, प्रचार प्रसार को लेकर बाबा साहब एक बात कहते हैं कि कई मतलब हमारे लोगों की ही इच्छा नहीं है कि प्रचार प्रसार हो, क्योंकि वो उसके लिए तैयार नहीं है। मतलब जब अखबारों की बात आती है तो वो कहते हैं कि हमारे लोग प्रिपेयर ही नहीं है मेंटली कि हम इन चीज़ों का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि उनको उस चीज़ों का महत्व नहीं समझता। लेकिन बुद्ध की अगर हम बात करें तो बुद्धा ने भी प्रचार को बहुत इंपॉर्टेंट दिया। उन्होंने प्रचार को इम्पोर्टेंट इसलिए दिया क्योंकि बात तो सही है, अब बात सही है या गलत है वो कब निर्धारित होगी कि वो बात समाज में उतरेगी और जब वो सिद्ध होगा तो उसको तो बात पहले जाना पड़ेगा, तो जाने के लिए तो भेजना पड़ेगा, तो जाएगा कौन। जब भिक्षु संघ का इस्तेमाल वो प्रचार प्रसार के लिए करते। बाबा साहब को भी पता था कि अखबार पढ़ने वाला मेरा समाज नहीं है, लेकिन उन्होंने कोशिश तो छोड़ी नहीं, फिर भी उन्होंने काम किया। हाँ, उसके बाद फुले साहब का अगर हम देखते हैं तो उन्होंने कैडर चलाया, हमने कैडर का नाम अब सुना, लेकिन जब हम उनको पढ़ते तो उन्होंने कैडर चलाया और कैडर में उन्होंने वक्ता कैसा तैयार हो, ये मुझे मतलब जब मैं महात्मा फुले को पढ़ती हूँ तो मैं बार बार अपने आप में सोचती हूँ कि ये चीज़ उन्होंने भी सोची कि हमारे समाज में कहते हैं वक्ता तो बहुत कम है यार, हमारी बात करने वाला कोई नहीं है, हमारा कैडर ही नहीं जा रहा समाज के अंदर। हमको ये चिंता जब सताती है तो ये चिंता हमको तो सता रही है, लेकिन उनको सता कर जा भी 200 साल पहले उन्होंने काम ही कर दिया कि ये वक्ता नहीं है, बात करने वाले लोग होने चाहिए। तो चाहे अब वो वोकल मीडिया हो और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोले और समाज के अंदर बोलने वाले लोग तैयार हो, यही हमारी इच्छा है। इसी मुद्दे को लेकर मैं जब पॉलिटिकल विंग में काम करती थी तो हमने भी एक विंग चलाया कि बोलने वाले लोग मिले हमको, बस कुछ नहीं चाहिए, तुम आओ, मिशन मूवमेंट समझो और वही चीज़ों को रिपीट करो। इतिहास बदलने वाला है नहीं, जो स्कूल महात्मा फुले ने 1848 में निकाली वो वही रहेगा और उसी को तुमको पढ़ना है, वही बताना है तुमको। तो वो जो इतिहास फुले ने स्कूल निकाला, सावित्रीबाई फुले ने स्कूल निकाला, बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, वो लिखा है।
तो उसको कोई बदल नहीं सकता। तो इन चीज़ों को लेकिन क्या होता है, बताने का या फिर उसको ट्रांसफ़र करने के लिए लोग नहीं हैं, तो उन लोगों को तैयार करना या फिर उसके माध्यम तैयार करना ये बहुत ज़रूरी है। और सोशल मीडिया ने थोड़ा आसान कर दिया है। अब देखते हैं कितना कंट्रोलिंग इस पर किसका रहता है, क्योंकि अब तो जो गूगल के सीईओ थे अब वो तो इधर यूट्यूब में शिफ्ट हो गए। तो पता चलेगा हमारी कितनी स्वतंत्रता है, कितना हम बोल पाएंगे। लेकिन अब ये लगाम तो लगाने की वो लोग कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना प्रचार प्रसार का काम बंद कर दें। वो काम होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने काम रोका नहीं, तो हम भी नहीं रोक सकेंगे। तो सुना आपने, ये थी स्नेहा। और ऐसी महिलाओं को, ऐसी बेटियों को मैं मदर इंडिया का टाइटल दूंगी। क्यों? मेरा पिछला 10 से 12 वर्ष का जो अनुभव है और जो पीछे मैंने इतिहास पढ़ा है, लगभग 5000 वर्षों का इतिहास जो हमने अभी तक जाना है, पढ़ा है, उसमें ऐसी ही बेटियों को मदर इंडिया के नाम से जाना गया है। आज 21वीं सदी की अगर आपको मदर इंडिया देखनी हो तो ऐसी बेटियों से, इस राष्ट्र की ऐसी बेटियों से मिलकर इनके जीवन को पढ़ना, इनके जीवन पर थीसिस लिखी जाएंगी, इनके जीवन को आने वाली महिलाओं को पढ़ाया जाएगा कि आप बच्चों को पालते पालते राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा भी कैसे कर सकते हैं। जब एक सवर्ण क्लास की या फिर हम कहें एक जो परजीवी वर्ग है इस देश में, जो दूसरों के मेहनत आने पर खाता है, उसकी बेटी अगर नखून बराबर भी काम करती है तो पहाड़ बराबर उसका महिमा मंडन किया जाता है, देवी कहा जाता है, फूल बरसाए जाते हैं और सर झुका करके उसको नमन किया जाता है। लेकिन जब उस ही देश की एक दलित वर्ग की बेटी पहाड़ बराबर भी काम करती है तो नखून बराबर भी उसकी तारीफ करते हुए मुंह में जबान सूख जाती है और कलम में स्याही सूख जाती है। यही इतिहास के साथ हुआ, यही वर्तमान में हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी इस देश के उन बुद्धिजीवियों से, लिखने में कलम की कंजूसी मत करना, बोलने में उन लोगों के प्रति शब्दों की कंजूसी मत करना जो आज पूरे तन मन धन से यहाँ अपना योगदान दे रहे हैं। क्योंकि इस राष्ट्र को जब अच्छा और उन्नत बनाया जाएगा, इसका एक वैज्ञानिक स्वरूप तैयार किया जाएगा, तब ऐसी बेटियों के योगदान को इंगित किया जाएगा, हिस्ट्री में लिखा जाएगा। और जल्द ही हम आपको ऐसी कुछ शख्सियतों से मिलवाते रहेंगे, खासकर उन बेटियों से जिन बेटियों को आज भी कई परतों के नीचे दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा। हम उन परतों को खोलेंगे और निकाल कर लाएंगे। जैसे इतिहास से लाते हैं वैसी वर्तमान की बेटियों को भी आपसे रूबरू कराएंगे। और दूसरी चीज़, इस देश के उन मानवतावादी और अम्बेडकरवादी लोगों से कह देना चाहती हूँ, ऐसी बेटियों की केवल तारीफ करके किनारा मत कर लीजिए। ये नहीं होता है कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं और चले गए, इससे बात नहीं बनती। आपको इनका साथ देना पड़ेगा। ये बहुत परेशानियों से गुजरकर इस समाज की आवाज़ बनती हैं, गूंगों को जबान देती हैं, उन लोगों के लिए शब्द बनाती हैं जिन लोगों के पास अपने शब्द नहीं है लिखने के, उनके लिए शब्दों का निर्माण करती हैं, इतिहास में जाकर के कई चीज़ें ढूंढती हैं, तब आप तक लाती हैं। तो ऐसी बेटियों का दिल खोलकर समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए। ऐसी बेटियों को, ऐसी बच्चियों को कोई भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए, ऐसा आप प्रण लीजिएगा। इसी के साथ जय भीम, जय मानवता। थैंक यू देश सिंह। और आप देखना शुरू कर चुके हैं दा हस्ती, और हमारे साथ हैं आज नेशनल चौपाल की चीफ एडिटर और संस्थापक इंजीनियर स्नेहा सिंह। वेलकम। और अभी हम देख रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर जो सोशल मीडिया है, जो आज आम आवाम की आवाज़ है, एक तो स्ट्रीम मीडिया है जो बड़े बड़े धन्ना सेठों की आवाज़ है, जो जिनके पास पैसा है, जो खरीद ले उसकी आवाज़ है। लेकिन आप उन लोगों की आवाज़ हैं जो खरीदने में असमर्थ है, जिनके पास टकसाल नहीं है, जिनके पास बहुत सारा धन नहीं है। आप उसके बिना ही उनकी आवाज़ जोखिम उठा करके दुनिया के सामने लाते हैं। ऐसे में मैं देखती हूँ इंजीनियर स्नेहा सिंह, और एक नाम और है जो मीना कोटवाल के नाम से जानी जाती हैं। आप दो महिलाएं हैं, एक दिन मैं उनसे भी मिलकर इंटरव्यू लूँगी। आपके साथ में एक बच्चा देखती हूँ हमेशा, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप एक माँ हैं और बच्चों को लेकर के इस राष्ट्र के बच्चों के लिए काम करती हैं। आपको वहाँ किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? चुनौतियाँ तो बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। हाँ। तो हम तो अधिकतर सोशल जो चुनौतियाँ होती है, सामाजिक तौर पर जो चुनौतियाँ आती है वो तो दिख भी जाती है कई बार। मतलब पता चल जाता है कि क्या दिक्कतें आ रही है, कौन विरोध कर रहा है,
कौन क्या चाह रहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम बता भी नहीं सकते। मतलब देखो, बच्ची का ध्यान नहीं रखती है, घूमते ही रहते हैं, ये चीज़ें तो आम हो जाती है हमारे, लेकिन वो कभी सरेआम नहीं होती जो जिसको डेली फेस करते हैं। और जो घर की महिलाएं जो होती हैं, जो हमसे बड़ी होती हैं, उनको यही लगता है कि इनको क्या ही धुन पड़ी है, बच्ची की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अभी मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ, सुबह से मेरी बच्ची जो है वो किसी और के पास है, तो वो ये सोच रहे होंगे कि देखो हमारे पास छोड़ गए, अब अपन कहीं मौज कर रही है। तो ये चीज़ होती है। और सामाजिक चुनौतियाँ तो होती है, क्योंकि जब हम समाज में काम करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि ये लोग जो है वो फेमस होने के लिए काम करते हैं। लेकिन हमने अपने आप में कुछ कमिटमेंट किया है कि हम क्या समाज को देंगे, हमसे क्या बन पड़ेगा। अब हम तो बहन जी है नहीं कि मुख्यमंत्री बन जाए और सारा सुधार ले, तो वो चीज़ तो हो नहीं सकती। हम बाबा साहब भी नहीं बन सकते, लेकिन कुछ तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि एज अ वुमन या एज अ ह्यूमन बोलो या फिर एज अ वुमन बोलो, हमको कुछ भी मिला है, उसके पीछे जो भी मिला है वो तो सारा मिशन मोमेंट की ही देन है। किसी की माई का लाल की इतनी ताकत नहीं थी कि अपने बच्चों को पैदा करे और उनको सारे हक अधिकार पहले से दे दे। उसके लिए तो बाबा साहब की ज़रूरत पड़ी, फुले शाहू की ज़रूरत पड़ी। तो ये हम अपना हिस्सा जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो दे रहे हैं। तो चुनौतियों की तो ये नज़रअंदाज भी करना पड़ेगा थोड़ा, और आएगी सामने, जैसे जैसे आएगी उसको फेस भी करते चलेंगे। तो आप उन माँओं के लिए क्या संदेश देंगी जो घर में सुबह उठती हैं और रात तक केवल बच्चों में ही पूरा जीवन अपना गुजार देती हैं? एक जो चार दीवारी उनके लिए बनाई गई होती है, एक मैंने इस पर शेर भी लिखा है, अब दिन की रोशनी घर को बनाने में निकल गई और रात की नींद बच्चों को सुलाने में निकल गई, पूरी ज़िंदगी उस घर को संवारने में निकली, जिस घर पर लगी नहीं तख्ती कभी मेरे नाम की, पूरी ज़िंदगी उस घर को बनाने में निकल गई। तो आप उन महिलाओं को क्या संदेश देंगी जिनका जो अभी आपको सलाह देती है कि कैसी माँ है छोड़कर निकल जाती है? क्या उनका नाम दुनिया जानती है? क्या उनके काम से दुनिया परिचित है? क्या वो अपने बच्चों को राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति कोई विचार दे पाती हैं, या सिर्फ इतना ही कि बस मैंने बच्चे पाल दिए जैसे तैसे करके, अनुशासन के नाम पर, जिन खुद महिलाओं के पास कुछ नहीं है, वो अपने बच्चों को क्या सीख देती होंगी? और फिर वही महिलाएं आप जैसी आदर्श महिलाओं को सीख देती हैं। तो इसके पीछे आप क्या सोचती हैं? कैसा सोच, कैसे संस्कारों में पली बड़ी है, कितनी उनकी डेवलप हुई है अभी तक सोच? इसके पीछे बेसिकली ना हमको सारे इतिहास की पन्नी पलटनी पड़ेंगी। क्योंकि ये चीज़ जो आई है समाज के अंदर, वो किसी व्यवस्था की देन है, और जिसने महिलाओं को गुलाम माना, महिलाओं को सिर्फ गुलाम नहीं माना, दास माना, महिलाओं को अधिकारों से वंचित किया। वो पढ़ लिख तो नहीं सकती, सिर्फ इतना ही नहीं, वो बोल भी नहीं सकती, वो सोच भी नहीं सकती। उसकी सोच पे भी लगाम लगाने का जो सिस्टम ने काम किया, वो सारा सिस्टम आज भी काम कर रहा है। और हम ये मानते हैं कि हम संवैधानिक भारत में रहते हैं, लेकिन जो दिलो दिमाग में, संस्कारों में आज भी जो मनुवाद है वो है, और उसे नकारा नहीं जा सकता। वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि समाज के अंदर मनुवाद है, और समाज के साथ साथ समाज में रहने वाले पुरुषों के मन में, महिलाओं के मन में, मतलब वो भी खुद नहीं चाहती है, वो खुद भी नहीं चाहती। उसे लगता है कि मेरी इतनी ही सीमा है और मैं इसको लांघ लूँ तो मुझे ना बदतमीज़ की तरफ देखेंगे, क्योंकि ये बदतमीज़ महिला है, ये बोलती है, ये कहती है, जवाब देती है, ये सोचती है। तो ये चीज़ों की वजह से जो है महिला रुकी हुई है। लेकिन एक और आशावाद हमारे साथ है कि जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो बुद्धिज़्म को खड़ा करने के लिए महिलाओं का योगदान रहा, यशोधरा का योगदान रहा, प्रजापति का रहा। तो इन लोगों ने तो शुरुआत कर दी थी उस समय में, संघमित्रा का रहा। तो ये तमाम लोगों ने शुरुआत कर दी थी। उसके बाद तो आज हमारे पास लंबी लिस्ट पड़ी है जिन महिलाओं ने इतना कॉपरेशन, समाज को कॉपरेशन नहीं कह सकते, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझकर उन्होंने काम किया। तो अगर उस जिम्मेदारी को एक बार हम पढ़ लें तो हमारे अंदर की जो अंतरात्मा तो कुछ चीज़ होती नहीं, लेकिन हम जो अपने आप से कमिटमेंट करेंगे कि अपने अंदर जो गांठ बांधेंगे दिल के अंदर कि इनकी जो जिम्मेदारी थी वो हमारी भी कहीं ना कहीं है, तो हम थोड़ा सा कर पाएंगे। अब हम संघमित्रा नहीं बन सकते, मैं बार बार कहती हूँ, हम बहन जी नहीं बन सकते। एक बहन जी तो पच नहीं रही है, दूसरी बनेंगी तो शायद ये हाजमा ठीक नहीं होगा भारत के लोगों का, तो ये चीज़ भी होती है। तो अब संघमित्रा को कैसे स्वीकार कर पाएंगे? लेकिन हम लोग जो है, मैं कलेक्टिव लीडरशिप, कलेक्टिव संघमित्रा, कलेक्टिव सावित्रीबाई फुले, उन चीज़ों में बिलीव करते हैं। तो जो कुछ बन पड़ेगा वो अपने कमिटमेंट के हिसाब से करे, और वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो लर्निंग प्रोसीजर में है। बिल्कुल नहीं, आपने जैसे अभी कहा, दो बातें आपकी मेरे समझ में आई। एक तो ये कि संविधान से भले ही देश चलता है, लेकिन जो हमारा थिंक लेवल है वो अभी उसी सिस्टम में है जिस सिस्टम से
निकलने के लिए संविधान की रचना की गई थी, है ना, जिस सिस्टम से त्रस्त होकर के ऊपर उठने के लिए संविधान किया गया। अभी संविधान व्यवहारिक रूप से समाज में इम्प्लीमेंट होने में टाइम है, वो अभी नहीं हुआ है। दूसरा, ये जो जातीय या पितृसत्तात्मक सोच थी सिस्टम में, वो सोच आज महिलाओं के व्यवहार में इतनी बुरी तरीके से मतलब कुशलता पूर्वक फिट कर दी गई है कि उनको लगता है कि जो वो जिन परंपराओं में उनकी बुजुर्ग दादियाँ परदादियाँ जी हैं और उनकी हड्डियाँ भले ही टूट रही उस सिस्टम को ढोते ढोते, उन्हें ये भी पता है कि इस सिस्टम में हमारी भी हड्डियाँ एक दिन कमजोर पड़ेंगी और चटक जाएंगी, लेकिन फिर भी उस सिस्टम का बोझ कंधों पर लेकर वो बड़ी मजबूती से उसको चलाती है। क्योंकि उनको लगता है कि जैसे सास भी कभी बहू थी, एक नाटक भी चला था, आज वो पूरे देश में नाटक कर रही है महिला जो नाटक में थी। तो उसने कहा कि मेरी सास ने मुझे सताया तो अब ये हक मैंने पाया है, मैं क्यों नहीं सताऊं। यानी उसको सिस्टम में जो पीछे मिला वो सिस्टम आगे बड़ी मजबूती के साथ बना कर रखना चाहती है, क्योंकि उसे बाहर किसी ना तो समाज से जुड़ने दिया, न राजनीति से जुड़ने दिया, न बाजार यानी कि आर्थिक रूप से जुड़ने दिया, ना ही अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोगों के साथ सोच डेवलप करने में जुड़ने दिया। तो उसकी सोच उन चार दीवारियों की पायदान तक है और वो उसको अपना साम्राज्य समझती है। ये मेरा साम्राज्य है, पोता होना ही चाहिए, लड़की हुई तो ये अशुभ होगा, बहू को सर ढक के रहना ही चाहिए, बहू चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो उसे अपने आदमी के सामने बोलना नहीं चाहिए, वो अगर सही बात भी कह रही है तो चुप हो जाओ, तुम्हें सोचने का हक नहीं है। पुरुष हैं तो घर में वो सब सोच लेंगे, तुम्हें क्या दो रोटी मिलेगी, आपका काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है। तो सोच पर पहले से पर्दे और पहरे लगाए जाते हैं। यही कारण है कि अभी तक हम महिलाओं में जो काम कर रहे हैं उसमें हमारी ज़्यादा मेहनत लग रही है। आपको, मुझे, हम सही बहुत सारी महिलाएं आज कर रही हैं, तो इसलिए धीरे धीरे चल रहा है प्रोसेस। पर जैसे अम्बेडकरवाद को दबाया गया और मनुवाद को उछाल कर पूरी तरीके से प्रायोजित तरीके से लोगों के दिमाग पर हावी किया जाता है, अगर 10 साल केवल सरकारें, केवल 10 साल जिस तरह से टीवी पर, चैनल पर, न्यूज़ पर, एंकरिंग और अखबारों में और गली मोहल्ले प्रचारकों के माध्यम से मनुवाद को पहुंचाया जा रहा है, अगर 10 साल अम्बेडकरवाद को पहुंचा दिया जाए बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि इस भारत को दोबारा हम सोने की चिड़िया बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।